हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसको शॉर्टकट में GERD कहा जाता है। एंड काफ़ी बार एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बने हैं। GERD स्टैंड्स फॉर, तो आपको याद रखना है गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज। यहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट का कहना होता है, कैसे इसको डायग्नोस करते हैं, तो करेजा धधकना, सीने में जलन यानी हार्ट बर्न का पेशेंट होता है। एंड हार्ट बर्न में ऐसा फील होगा कि हर समय खाना यहाँ कंठ के पास है और वापस से बार बार खाना रिफ्लक्स हो रहा है, पेट का खाना मुंह के बल आ रहा है एंड सीने में जलन हो रही है, तो उस कंडीशन को गैस्ट्रो इसोफाइजियल रिफ्लक्स डिजीज के नाम से जानते हैं। इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों को फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 3C में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं देखूं सिलेबस की बात तो 3A हम लोग पढ़ चुके हैं, 3B पढ़ चुके हैं, 3C गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला डिजीज है गैस्ट्रो इसोफाइजल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD। प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्लिनिकल सिम्टम क्या है, मैकेनिज्म, सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं GERD के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करें, है ना। हाँ, क्या होता है देखिए कि HCl ज़्यादा बनता है कि स्फिंक्टर कमजोर हो जाते हैं, सब कुछ देखेंगे। देखो भाई, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज सबसे पहला टॉपिक ही है, पॉइंट ही है गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज, तो इसको हाईलाइट करना बनता है भाई। इसको कर देता हूं मैं हाईलाइट, है ना। चलो भैया, हाँ चलो, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज में होता क्या है, तो कह रहा है ये एक डाइजेस्टिव डिजीज है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। इन विच स्टोमक एसिड और बाइल इरिटेट्स द फूड पाइप लाइनिंग, यानी इसमें ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ बीमारी है, जिसमें आपका जैसे ये आपका ईसोफेगस है, राइट, और यहाँ से स्टोमक जुड़ा होता है, राइट, फिर ये आपका यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, डुओडेनम वगैरह स्टार्ट होता है। तो क्या कह रहा है, इसमें स्टोमक एसिड, पेट में जो एसिड बनता है पता है ना कौन सा है, HCl, है ना। और यहाँ पे ये जो आपका है ये वाला कंटेंट वापस से फूड पाइप लाइनिंग में आ जाता है और इरिटेट करता है आपके फूड पाइप लाइनिंग को, यानी इसोफेगस को, तो उसी को हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, ये गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये देखो पेट का हेल्दी का खाना का क्या होता है कि ये देखो आपका इसोफेगियस है, ये आपका इसोफेजियस है, और फूड पाइप जिसको कहते हैं ये फूड पाइप है, और ये आपका पेट है। पेट का खाना, पेट का कंटेंट, पेट का एसिड, ये सब इसमें इस तरीके से पैक हो जाता है, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा होता है। इस स्फिंक्टर का नाम होता है लोअर गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का काम है क्या कि खाना जब ऊपर से नीचे आ गया तो ये ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, अब वापस ये ऊपर नहीं जा सकता है, तब तो ये हेल्दी हुआ। लेकिन अगर जो ये स्फिंक्टर कमजोर हो गया, ये स्फिंक्टर कमजोर हो गया, तो वापस से ये पेट का कंटेंट जैसे एसिड, बाइल, ये सब चीज़ें ऊपर जाने लग जाती हैं एंड उससे फिर आपको खट्टा ढकार, सीने में जलन, और फिर हर समय कंठ पे खाना रखा हुआ ऐसा फील होता है। वापस से रिफ्लक्स होना मतलब है ना, गैस्ट्रो इसोफिजियल, गैस्ट्रो मतलब पेट, इसोफिजियल मतलब इसोफेगस फूड पाइप, गैस्ट्रो का कंटेंट यानी पेट का कंटेंट इसोफेगस में आता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स होता है, वापस से नीचे से ऊपर आता है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रिफ्लक्स डिजीज। देखो क्या कह रहा है, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स रोग यानी GERD एक दीर्घकालिक रोग है। दीर्घकालिक मतलब क्रोनिक, है ना, क्रोनिक डिजीज है, यानी धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं होता, क्रोनिक डिजीज है, जिसमें पेट की सामग्री यानी जो पेट की कंटेंट है, स्टमक का कंटेंट है, विशेषकर खास करके अम्ल, जो कौन सा अम्ल होता है बताओ तो भाई, कौन सा अम्ल होता है, तो HCl, विशेषकर अम्ल वापस ग्रास नली यानी इसोफेगस में चली जाती है, जिससे जलन और अन्य लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिससे सीने में जलन और, है ना, और आपके और भी सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। तो वही चीज़ें हिंदी में लिखा हुआ है, वही चीज़ें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये एक डाइजेस्टिव डिजीज है, जिसमें स्टमक एसिड या फिर बाइल आपके फूड पाइप लाइनिंग को इरिटेट करता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है
गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD ऑकर्स व्हेन स्टमक एसिड यानी स्टमक का जो एसिड है वो रिपीटेडली फ्लो बैक इनटू द ट्यूब, फ्लो बैक यानी वापस से ट्यूब में, कौन सा ट्यूब में, ये नली इसोफेगस है, इसोफेगस में चला जाए, जो कि कनेक्ट करता है आपके माउथ और स्टमक को, जिसका नाम है इसोफेगस। तो यही बोल रहा है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में जो स्टमक एसिड है रिपीटेडली, लगातार, एक बार नहीं, लगातार बार बार ये आपका स्टमक का जो एसिड है वो आपके इसोफेगस में जाने लग जाता है ना। दिस बैकवाश जो बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना, देखो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसको एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है, इसको एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है। कैन इरिटेट द लाइनिंग ऑफ योर इसोफेगस, ये आपके इसोफेगस के लाइनिंग को इरिटेट करता है और कई बार इसोफेगस में अल्सर भी कॉज हो जाता है लंबे समय तक ये चीजें रहने के बाद। ठीक है, समझ रहे हो बात को? हाँ, तो लाइनिंग ऑफ योर इसोफेगस, तो ये चीजें समझ गए। अब देखो कारण क्या होता है, कारण किस किस कारण से हो सकता है GERD, भाई मेरे को बताओ। GERD में हुआ क्या, समझ में आया? यस, तो GERD में कुछ नहीं, पेट का कंटेंट आपके इसोफेगस में रिफ्लक्स हो रहा है, खास करके एसिड, जिससे इसोफेगस में इरिटेशन होते हैं एंड आपके हार्ट बर्न का शिकायत देखने को मिलता है। ये सब आपके GERD में होते हैं। ठीक है, यस। अब मैं बता रहा हूं ईटियोलॉजी ऑफ GERD, यानी ईटियोलॉजी का मतलब होता है कारण, कारण क्या है GERD के। तो मैंने बताया यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, मैंने बताया था यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, ये स्फिंक्टर अगर वीक पड़ जाए तो हो सकता है, तो ही बोल रहा है वीक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी LES मतलब है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी ये देखो इसोफेगस है, ये स्टमक है, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है इसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये स्फिंक्टर की कमजोर हो जाने से, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की कमजोरी की वजह से यह खाना पेट का ऊपर जा सकता है, पेट का खाना ऊपर जा सकता है। एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड, पेट में अधिक अम्ल बनना, ज्यादा HCl बनने लग जाता है तो उसके वजह से भी वो ऊपर जाने लग जाता है ना, है ना। आवाज स्लो है, क्या बात कर रहे हो यार, आवाज स्लो है, आवाज तो स्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो मैं फिर भी देख लेता हूँ यार, कहाँ आवाज स्लो है, ठीक ठाक तो आवाज है, चलो मैं फिर से बढ़ा दिया आवाज, लो भाई, डन। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ ईटियोलॉजी ऑफ GERD में, यानी एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड, पेट में अधिक अम्ल बनना, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, जल्दी पेट खाली नहीं होना है, पेट खाली नहीं होना है, पेट का कंटेंट आगे इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है, पेट का भोजन देर से खाली होना, यह भी एक कारण होता है कि पेट में लंबे समय तक खाना फंसा हुआ रह जा रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि नियम है 3 से 4 घंटे, कितने घंटे पेट में खाना रहता है, तो 3 से 4 घंटे, उसके बाद वो खाना इंटेस्टाइन में जाता है। फिर एक कंडीशन है हाइएटल हर्निया, हर्निया में क्या होता है ना कि बॉडी का जो ये वाला हिस्सा होता है आपका, ये थोड़ा सा आपके पेरिटोनियम लेयर को फाड़ के बाहर, नॉर्मल स्टमक ऐसा होता है, नॉर्मल स्टमक ऐसा होता है, लेकिन स्टमक का एक हिस्सा थोड़ा सा पेरिटोनियम लेयर को बाहर फेंक मतलब करके और वो थोड़ा बाहर निकल जाए, बल्ज कर जाए पार्ट, तो उस कंडीशन को हर्निया कहते हैं और खास करके हाइएटल हर्निया कहते हैं। तो ये भी एक कारण होता है, ये भी एक कारण होता है। आपके और भी कारण जैसे ओबेसिटी, मोटापा, बहुत ज़्यादा मोटापा होना, प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था, गर्भावस्था है ना, गर्भावस्था ये भी एक सिचुएशन बनता है, क्योंकि गर्भावस्था में थोड़ा सा पेट के ऊपर प्रेशर एक्स्ट्रा क्रिएट होता है ना। हाँ, इसलिए गर्भावस्था में अक्सर में देखिएगा हार्ट बर्न का पेशेंट देखिएगा, हार्ट बर्न, सीने में जलन देखने को मिलती है गर्भावस्था में। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल, धूम्रपान और शराब के सेवन से, फैटी और स्पाइसी फूड यानी कि तेलिया यानी ऑयली और स्पाइसी फूड खाने से भी ये हो सकता है। ड्रग्स रिड्यूसिंग LES टोन यानी कि लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर का टोन कम करने वाली दवाएं, लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर का जो टोन है उसको कम, उसको वीक पड़ जाने की वजह से, एंड स्ट्रेस एंड पुअर लाइफस्टाइल यानी तनाव और खराब जीवन शैली, ये आपको GERD की ओर लेके जाएगा। देखो भाई मैं बता रहा हूँ GERD यानी गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या होता है, सुनना ध्यान से। ये एक डाइजेस्टिव डिजीज है, यानी कि पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ संबंधित समस्या है, जिसमें स्टमक एसिड है ना, स्टमक एसिड आपके फूड पाइपलाइन में वापस से रिफ्लक्स कर जाता है और इरिटेट करता है। फूड पाइपलाइनिंग किसको कहते हैं, ईसोफेगस को, भोजन का पाइप है वो, इसी के द्वारा भोजन मुंह से स्टमक में जाता है। अब देखो इस फुल फॉर्म याद रख लेना गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का, ये तब होता है जब स्टमक का एसिड रिपीटेडली फ्लो बैक, वापस से फ्लो बैक हो लगातार
माउथ से स्टमक को कनेक्ट कर रहे ट्यूब में जो कि इसोफेगस है। एंड ये इसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं जो कि आपके इसोफेगस के लाइनिंग को इरिटेट करता है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। एंड यहाँ पे वही चीजें हिंदी में, ये क्रोनिक रोग है यानी धीरे धीरे डेवलप होता है। यहाँ पे अम्ल वापस से ग्रास नली यानी इसोफेगस में चली जाती है। अब इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। इटियोलॉजी, पहला कारण था वीक लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर यानी LES का कमजोर होना। दूसरा है एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड, ज्यादा एसिड बनना, है ना, वेरी गुड। एंड डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग यानी कि पेट में भोजन का देर से खाली होना, यानी लेट 3-4 घंटा नहीं 5-6 घंटा रह जाना पेट में खाना। हाइटल हर्निया यानी पेट का कोई हिस्सा बल्ज आउट हो जाएगा पेरिटोनियम लेयर को फाड़ के, तो वो होता है आपका हायरनिया, वो उसके कारण भी होता है। ओबेसिटी, मोटापा एक कारण है। प्रेगनेंसी कारण है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कारण है। फैटी और स्पाइसी फूड्स यानी कि ऑयली खाना वगैरह। ड्रग रिड्यूसिंग LES स्टोन, कुछ ऐसे भी दवाएं होती हैं जो आपके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को कमजोर कर देती हैं। एंड स्ट्रेस और पुअर लाइफस्टाइल की वजह से आपको हो सकता है। अब इसके पैथोजेनेसिस को देखिएगा फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है ना, कैसे डेवलप होता है ये बीमारी, कह रहा है वीक क्या कहते हैं इनकॉम्पिटेंट LES यानी कमजोर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। सबसे पहले आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाता है। क्या होता है, कमजोर हो जाता है। उससे क्या होगा, अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जैसे ये देखो आपका स्टमक है, ये आपका इसोफेगस है, ये आपका स्टमक है, राइट, तो ये स्फिंक्टर अगर कमजोर हो जाएगा, ये स्फिंक्टर है ना, ये स्फिंक्टर अगर कमजोर हो जाएगा तो उस कंडीशन में सबसे पहला काम यही होता है, स्फिंक्टर कमजोर होता है। उसके बाद रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इनटू स्टमक यानी गैस्ट्रिक एसिड यानी पेट का जो एसिड है खास करके HCl, ये वापस से रिफ्लक्स होते हैं, पेट का अम्ल ग्रास नली में वापस आना। और प्रोलॉन्ग्ड एसिड कांटेक्ट विद इसोफेजियल म्यूकोसा यानी इसोफेगस का जो म्यूकस लेयर है उसमें लगातार एसिड टच होता रहता है, एसिड टच होता रहता है। तो ये ग्रास नली की परत पर लंबे समय तक संपर्क में रहने से म्यूकोजल इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन कॉज होता है। यानी कि जो आपका इसोफेगस है उसमें तो एसिड जाता नहीं है, लेकिन वो स्फिंक्टर कमजोर होने की वजह से वापस लगातार बार बार एसिड जाएगा, तो वो इसोफेजियस का लाइनिंग जो है ना उसमें इरिटेशन हो जाएगा, म्यूकोसल इरिटेशन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, जिसको हम लोग इसोफेगाइटिस कहते हैं। इसोफेगाइटिस क्या कहते हैं उसको, इसोफेगाइटिस कहते हैं। यानी म्यूकोसा में जलन व सूजन हो जाएगा, जिसको इसोफेगस में इन्फ्लामेशन हुआ तो इसोफेगाइटिस, आइटिस वर्ड लग जाए यानी कि इन्फ्लामेशन किसका बताओ, तो इसोफेगस में। इससे इंपेयर्ड एसिड क्लियरेंस एंड रिड्यूस्ड डिफेंस यानी अम्ल साफ न हो पाना और सुरक्षा तंत्र कम होना, सुरक्षा तंत्र भी कम होगा। सिम्टम्स आपके यहाँ पे जलन देखने को मिलेंगे, हार्ट बर्न देखने को मिलेगा यानी सीने में जलन होगा, गरग्यूटेशन यानी खट्टा पानी आना, बार बार खट्टा पानी आना, चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द। यानी कि इसके सिम्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा, सीने में जलन, है ना, खट्टा पानी का ढकार आना, सीने में दर्द रहना, ये सब चीजें आपका होता है किसमें बताओ, तो इसोफेगियस गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। कुछ नहीं है, सबसे पहले लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कमजोर पड़ता है, उससे गैस्ट्रिक एसिड वापस इसोफेगस में जाता है एंड लंबे समय से इसोफेगस में एसिड के कांटेक्ट होने की वजह से इसोफेजियल म्यूकोसा में इरिटेशन कॉज हो जाता है एंड इरिटेशन की वजह से वहाँ पर आपका इम्पेयर्ड हो जाता है एसिड क्लियरेंस, एसिड सही से साफ नहीं हो पाता है और डिफेंस कम हो जाता है, जिससे कि आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं हार्ट बर्न, रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन मतलब क्या होता है बताओ भाई, खट्टा पानी का ढकार आना, है ना, रीगर्जिटेशन, चेस्ट पेन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। सर अगर पैथोजेनेसिस ना नहीं लिख दो भाई, अच्छी बात है, लिखना चाहिए। तो वही चीजें देखो, डायग्राम है, डायग्राम बना दोगे तो और अच्छी बात है। सबसे पहले एसिड रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स हुआ कैसे, तो ये इसोफेगियल का जो स्फिंक्टर है, ये स्फिंक्टर कमजोर पड़ गया तो ये एसिड ऊपर गया, राइट, एसिड ऊपर गया। उसके बाद ये देखो एसिड एंड फूड रिफ्लक्स इनटू द इसोफेगियस, ठीक है, रिलैक्स लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर कमजोर होने की वजह से। दूसरा है पेरिस्टेल्सिस रिटर्न मोस्ट एसिड रिफ्लक्स ऑफ द स्टमक, यानी कि और पेरिस्टेल्सिस हुआ ना, क्योंकि इसोफेगस में भी पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है, उसकी वजह से और ज्यादा एसिड चला गया। एंड आफ्टर पेरिस्टेल्सिस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड रिमेन्स इन द इसोफेगस, यानी कि अगर मान लो पेरिस्टेल्सिस हो गया तो कुछ मात्रा एसिड का वहीं इसोफेगस में ही अटक गया। अब वो क्या करेगा, सलाइवा न्यूट्रलाइजिंग द रिमेनिंग एसिड इन द इसोफेगस, तो उसके वजह से आपके
जो रिमेनिंग है उसको सलाइवा न्यूट्रलाइज कर देगा, जो सलाइवा है वो न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन लंबे समय तक ये रहने से आपको दिक्कत आएंगी। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले हार्ट बर्न यानी सीने में जलन देखने को मिलेगी, सीने में जलन देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द होगा, क्रोनिक कफ लगातार खांसी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। डिस्टर्ब्ड स्लीप यानी नींद में बाधा, नींद का खराब होना क्योंकि बार बार खट्टा ढकार आना, खांसी होना, ये सब चीजें देखने को मिलेगा। ठंड के दिन में गर्म गर्म चाय गाइस, आहा। चलो, लेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस यानी स्वर यंत्र में का सूजन या आवाज बैठ जाना हो सकता है, यानी आपके लेरिंग्स में, है ना, ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड मतलब क्या, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड क्या बताओ भाई। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड यानी जिसमें आपका क्या, जिसमें आपका कोई क्या कहता है उसको, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड में कोई दवा यूज नहीं करते। सबसे पहले लाइफ स्टाइल चेंज करना, जीवन शैली में बदलाव, यानी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो एंड स्ट्रेस कम लो एंड फिजिकल वर्क करो, जिससे अच्छा रहेगा। एंड ईट स्मॉल सर्विंग, कम मात्रा में भोजन करना, भर पेट एकदम अचड़ के चाँप लिए, दाल भात चोखा अचार पापड़ तिलौड़ी सलाद, ऊपर से दही चीनी मार के ढकर दिए, तो जाहिर सी बात होगा। तो भाई आराम से थोड़ा कम कम स्मॉल अमाउंट में खाना खाओ ताकि वापस से रिफ्लक्स ना आए, ठीक है। हाँ, क्या हुआ भाई, क्यों लड़ रहे हो भाई, आपस में क्यों लड़ने लग गए भाई, काहे ऐसा करते हो यार। लाइफ स्टाइल चेंजेस, जीवन शैली में बदलाव, स्मॉल सर्विंग, कम मात्रा में भोजन करना, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, जी हाँ शारीरिक गतिविधि बढ़ा देना, रिड्यूस एसिडिक फूड यानी कि अम्लीय भोजन कम करना, एसिडिक फूड को कम करना, ये चीजें हैं। रिड्यूस स्पाइसी फूड, मसालेदार भोजन कम करना, मसालेदार भोजन कम करना, स्पाइसी फूड कम करना, है ना। लिमिट अल्कोहल यूज, शराब का सेवन सीमित करना, वियर लूज क्लॉथ्स, ढीले कपड़े पहना, एकदम पकड़ के पेट निकला हुआ है बाहर, उसको चापने के चक्कर में, है ना, एकदम पूरा दाब दिए हो तो उसके कंडीशन में भी हो सकता है। मेडिटेशन यानी ध्यान या मेडिटेशन करना, ये तो नॉन फार्माकोलॉजिकल हो गया। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मेन तो यहाँ ये है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपका सबसे पहले होता है एंटा एसिड। एंटा एसिड का काम क्या होता है बताओ, एंटा एसिड का काम क्या होता है, जो आप इनो पीते हो वो एक एंटा एसिड है, ये न्यूट्रलाइज करता है आपके गैस्ट्रिक एसिड को, है ना। याद रखना एंटा एसिड का काम करने का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या ये एसिड के प्रोडक्शन को कम करता है, नहीं। एक्चुअली आपका पता है एक रिएक्शन एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करता है तो आपका वो न्यूट्रल साल्ट प्लस वाटर बनाता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल हो जाता है। तो आपको पता है यहाँ पे एसिड ज़्यादा बन रहा है, इसके वजह से भी हो रहा है। तो हम सबसे पहले एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज इंस्टेंट रिलीफ देता है, इसीलिए इनो 6 सेकेंड में काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है जो कि आपके स्टमक एसिड को तुरंत से न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये कुछ देर के लिए रिलीफ ला सकता है। एग्जाम्पल जैसे देखो न्यूट्रलाइज, ये इसका काम होता है न्यूट्रल कर देना एसिड को। अब एंटा एसिड भी दो टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टेमिक और एक नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक और दूसरा नॉन सिस्टेमिक। नॉन सिस्टेमिक यहाँ नहीं दिया हुआ लेकिन मैं लिख देता हूँ। सिस्टेमिक में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, इसका भी काम वही होता है, बस अलग कंटेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, सोडियम, है ना, सोडियम सिट्रेट आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। जबकि नॉन सिस्टेमिक में आपका आ जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सब देख रहे होंगे बेस है। तो एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। समझ गए? तो एंटा एसिड का काम क्या है भाई बताओ, तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देना। जैसे आपका एंटा एसिड का अलग अलग सिरप वगैरह आता है ना, तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है या तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो इनो वगैरह है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से बना होता है ना। ठीक है। अब है
H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स मतलब क्या समझे? अच्छा, कुछ एंटासिड दिखाते हैं, कुछ एंटासिड दिखाते हैं, फिर उसका कंपोजिशन देखते हैं क्या है उसमें कंपोजिशन, राइट। हाँ, कुछ एंटासिड देखते हैं, सम पॉपुलर एंटासिड। ये देखो भाई, कुछ कुछ एंटासिड है जो कि ये एक एंटासिड काफ़ी पॉपुलर है, मैंने सीधा सर्च किया है भाई कि पॉपुलर एंटासिड। देखो भाई, ये आपका एक एंटासिड है। ओह माय गॉड, ये तो इमेज आया ही नहीं यार। चलो मेरे ख्याल से आ जाएगा अब, टेक 1 सेकेंड। आपको एक एंटासिड दिखा दो, इसको सेव कर लेता हूँ मैं, है ना। आपको ये सब चीज़ें एक होता है डाइजीन का सिरप आता है ना, वो भी एक एंटासिड है, डाइजीन सिरप। डाइजीन का एंटासिड आता है, काफ़ी पॉपुलर एंटासिड है। देखो इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको दिखेगा क्या होता है, कंपोजिशन मिल जाएगा तब तो। इसमें आपको दिखाया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसका कंपोजिशन नहीं दिखाया गया है। ऐसा दवाई लो जिसमें कंपोजिशन दिखे, सिर्फ एंटासिड लिख दिया यार, कंपोजिशन तो लिखना चाहिए। हाँ, यहाँ से कंपोजिशन दिख सकता है शायद, देख लो ये एक एंटासिड है, इसमें कंपोजिशन में क्या क्या होगा। थोड़ा अच्छे से इसको चौला कर देते हैं ताकि दिखे, अगर नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा तो वो मान लेना भाई। इसमें क्या है, सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है 185 मिलीग्राम, देखो है ना, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है इसमें, डाइजीन एबॉट कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, ये भी एक एंटासिड है। और जो आपका ये होता है ना इनो, उसमें भी आपका एंटासिड ये होता है, इसका काम है एसिड को न्यूट्रलाइज करना। दूसरा है देखो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, आपके पेट में हिस्टामिन का H2 रिसेप्टर पाया जाता है, उसी के वजह से वही स्टिमुलेट होता है ना H2 रिसेप्टर, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन होता है, HCl बनता है, तो उसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस करता है, कैसे? तो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके, H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके, जिसमें एग्जांपल में सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, काफी बार पूछा हुआ है। H2 को जैसे ही ब्लॉक करेंगे टिडिन टिडिन, है ना, H2 को जैसे ही ब्लॉक करेंगे तो टिडिन टिडिन, याद रखना, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर का एग्जांपल क्या है, सिमेटिडिन है, रेनिटिडिन है, फेमोटिडिन है, ठीक है। प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, पीपीआईज, है ना। प्रोटोन पंप इनिबिटर्स क्या होते हैं, तो प्रोफाउंड इनिबिशन ऑफ द एसिड सिक्रेशन। आपके पेट में पेराइटल सेल होते हैं, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल, उसमें प्रोटोन पंप पाया जाता है, वो प्रोटोन पंप को इनिबिट करता है, एंड प्रोटोन पंप स्टिमुलेट होता है तो एसिड का सिक्रेशन होता है, ये भी एसिड के सिक्रेशन को ही कम रोक देता है, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस्नोप्राजोल। एस्मोप्राजोल कहने का मतलब है, देखो प्राजोल प्राजोल वर्ड लगा रहेगा ना, वो सब आपका क्या होता है, एंटा एसिड, सॉरी एसिडिटी को कम करता है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर एसिड का सिक्रेशन कम किया हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके। प्रोटोन पंप इनिबिटर्स जैसे पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, एस्मोपेराजोल, ये भी आपके प्रोटोन पंप को इनिबिट करके करते हैं, जैसे देख लो ये ओमेप्राजोल का कैप्सूल है। अब नेक्स्ट है आपका प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, कुछ प्रोकाइनेटिक एजेंट्स हैं, इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पिटिंग एंड एलिएस्टोन, यानी ये गैस्ट्रिक एम्पिटिंग को बढ़ाता है, यानी पेट जल्दी से जल्दी खाली करता है, समझ रहे हो, पेट जल्दी से जल्दी खाली करता है, एंड लोअर इसोफिजियल स्पिंटर को आपका उसके टोन को कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट करे। एग्जाम्पल में क्या है, मेटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन, ये जो डोमपेरिडोन है, मेटोक्लोप्रामाइड है ना, देख लो पेंटॉप डीएसआर, तो पेंटॉप डीएसआर में क्या होता है, पेंटोप्राजोल और डोमपेरिडोन होता है ना। हाँ, तो वो गैस्ट्रिक एम्पिटिंग को बढ़ा देता है, पेट जल्दी से जल्दी खाली होगा।
म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, कुछ ऐसे भी होते हैं जो म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, अगर कहीं पे म्यूकस जो म्यूकोसल लेयर है उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट इसोफिजियल एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा, एग्जांपल में सुक्राल्फेट, सुक्राल्फेट है ना। हाँ, एंटी रिफ्लक्स एजेंट्स जैसे गाबा बी एगोनिस्ट, रिड्यूस रिफ्लक्स बाय इंक्रीजिंग एलियास्टोन जैसे बैक्लोफेन है, ठीक है। हाँ चलो, तो अब कुछ मेनली है यहाँ पर देखो, एंटी एसिड यूज होता है, दूसरा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर यूज होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज होते हैं, एंड कुछ प्रोकाइनेटिक एजेंट्स और कुछ म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट का एग्जांपल है सुक्राल्फेट, याद रखना आपके म्यूकस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देता है। प्रोकाइनेटिक एजेंट जो कि गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम को बढ़ाता है जैसे मेटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन, एंड फिर एंटी एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स जैसे सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, ये भी गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स PPIs, ये भी आपके इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को जैसे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस्मोपेराजोल है, राइट। चलो अब है क्वेश्चन, करो भाई। क्वेश्चन है GERD ऑकर्स ड्यू टू रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द, बताओ भाई GERD में होता है तो रिफ्लक्स होता है गैस्ट्रिक कंटेंट किस चीज में, ट्रैकिया में, यानी पेट का खाना किस चीज में चला जाता है, रिफ्लक्स होता है किस में, ट्रैकिया में, डुओडेनम में, इसोफेगस में या स्टमक में। जवाब दो तो आंसर हो जाएगा, नाम ही है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल, यानी पेट का खाना इसोफेगस में यानी फूड पाइप में। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, सी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग गिव्स मैक्सिमम सप्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। सब यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, ओमेप्राजोल, सुक्राल्फेट, इसमें से सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम कौन करेगा। तो देखो भाई H2 ब्लॉकर भी करता है कम और PPI भी करता है, लेकिन इस दोनों में कंपैरिजन में PPI इज मोर पोटेंट, PPI की एफिकेसी ज्यादा होती है। PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ज्यादा गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को सप्रेस करता है, इसलिए H2 ब्लॉकर के जगह हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज करते हैं जैसे पेंटोप्राजोल, रेपेप्राजोल, ओमेप्राजोल ये सब, और ऑप्शन में ओमेप्राजोल है, मार दो, क्योंकि ये सब फेमोटिडिन, सिनेटिडिन H2 ब्लॉकर है। सुक्राल्फेट तो अल्सर प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ड्रग इज इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक एम्पेटिंग इन GERD, कौन है जो गैस्ट्रिक एसिड के एम्पेटिंग को बढ़ाएगा, यानी जल्दी से जल्दी पेट के खाना खाली करने को जल्दी जल्दी करेगा। बताओ भाई, ओमेप्राजोल, सुक्राल्फेट, डोमपेरिडोन या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ओमेप्राजोल तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करेगा। ये अल्सर पर प्रोटेक्टिव लेयर लाता है, सुक्राल्फेट ये भी नहीं होगा। डोमपेरिडोन, वेरी गुड, डोमपेरिडोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू ट्रीट GERD। GERD के ट्रीटमेंट के लिए सबसे कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, एंटीबायोटिक नहीं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, डायूरेटिक्स या इंसुलिन। तो PPIs जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आपके पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करता है बाय द इनहिबिटिंग ऑफ प्रोटॉन पंप इन द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल, राइट। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ GERD, इसमें से कौन सा कॉमन सिम्टम है GERD का, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, डायरिया, हार्टबर्न या फीवर। जवाब दो, कॉमन सिम्टम ऑफ GERD। तो GERD का कॉमन सिम्टम होता है हार्ट बर्न, सीने में जलन, सीने में जलन, वेरी गुड। व्हाट इज द रोल ऑफ लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, LES इज प्रिवेंटिंग GERD, यानी GERD में LES का क्या रोल है, LES का क्या रोल है। ये देखो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर यहाँ होता है ना, ये स्फिंक्टर का क्या रोल है। इट रिलीज स्टोमक एसिड इनटू द इसोफेगस, क्या ये स्टोमक एसिड को रिलीज कर देता है इसोफेगस में, नहीं ऐसा नहीं है। इट प्रिवेंट स्टोमक एसिड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द इसोफेगस, यस, ये प्रिवेंट करता है कि स्टोमक का एसिड वापस से कहीं चला ना जाए, आंसर बी। GERD सिम्टम्स आर ऑफन रिलीव्ड बाय, बताओ भाई GERD का सिम्टम रिलीफ कैसे होगा, एंटी एसिड, एंटीहिस्टामिन्स, पेन किलर, डायरेटिक। तो GERD में खट्टा डकार आ रहा है ना, हार्ट बर्न हो रहा है तो एसिड की वजह से। अब एसिड को सबसे पहले इंस्टेंट कौन न्यूट्रलाइज करेगा, तो एंटी एसिड, ये एंटी एसिड है। GERD सिम्टम्स एंटी एसिड, एंटीहिस्टामाइन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। पेन किलर तो दर्द को कम करेगा, डायरेटिक्स यूरिन बढ़ाएगा, एंटीहिस्टामाइन एलर्जी कम करता है, ठीक है। चलो तो फाइनली आपका खत्म होता है क्लास यहीं पर।
उम्मीद करता हूं आपको GERD टॉपिक समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट में क्लास जरूर बताइएगा। मैंने पूरी एनर्जी के साथ इसको कंटिन्यू किया एंड ओवरऑल फाइनली खत्म हुआ ये टॉपिक। तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया इतना समय देने के लिए, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ आप लोग जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को हर अपडेट मिलता रहे। ओके, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।